नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ेंगे। जो कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान जो है वो इसमें दी गई है। कवि ऋतुराज जो है इनका जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। एक छोटा सा निवेदन मैं कर देता हूँ विद्यार्थियों कि यदि आपको ये पाठ अच्छा लगता है या इसका सरलार्थ या भावार्थ अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस पाठ को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे के वीडियो जो है वो आपको समय पर मिल सकें। पहले कवि ऋतुराज का परिचय जो है हम पढ़ लेते हैं कि ऋतुराज का जन्म जो है वो सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से ही उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं, यानी हाल ही में जयपुर में ही रह रहे हैं। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य इन्होंने पढ़ाया है, अंग्रेजी से एमए किया है और बहुत अच्छे हिंदी के साहित्यकार हुए हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें ये जो संख्या है ये बहुत पहले की लिखी हुई है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि वर्तमान में भी इनके कविता संग्रह जो है वो प्रकाशित हो रहे हैं, जिनमें एक मरण मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें मीरा पुरस्कार जो है ये साहित्य अकादमी जो उदयपुर में है राजस्थान की, उसके द्वारा मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा मिलने वाला पुरस्कार है, जो हर साल केवल राजस्थान के जो साहित्यकार हैं उन्हीं को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। पुरस्कार से मुझे याद आया कि 2018 में चूरू में भी एक प्रयास नामक संस्था है जो साहित्य से जुड़े साहित्यकारों को सम्मानित करती है हर साल। वहाँ से भी इनको जो है 2018 में एक सम्मान मिला था और उस समारोह में मैं इनसे मिला भी था। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। मुख्य धारा से अलग मतलब है कि ऐसे लोग जो समाज में जिनसे घृणा की जाती है, जो एक समाज के हाशिए पर किनारे के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने अपने कलम जो है उसके माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। रोज जीवन में जो रोज घटता है, जीवन में जो रोज घटता है, हमारे समाज में आसपास जो भी विडंबनाएं होती हैं, जो शोषण होते हैं, जो अन्याय होते हैं, उनको ये देखते हैं, उन पर निगाह डालते हैं और अपनी कलम ऐसे विषयों के ऊपर चलाते हैं। यही कारण है यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ये इनका परिचय था। हम कन्यादान कविता का सारांश यहाँ पर एक दिया गया है कि कन्यादान कविता जो है एक बहुत अच्छी कविता है। पहले हम समझ लें कि कन्यादान जो शब्द है इसके दो समास विग्रह होते हैं। कन्यादान शब्द के दो समास विग्रह होते हैं और एक समास विग्रह यदि हम करके देखें इनका, तो एक तो होता है कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, ये समास विग्रह है। एक होता है कन्या का दान, कन्या कन्या के लिए दान और कन्या का दान, ये दो समास विग्रह होते हैं इस शब्द के। और जो कविता है वो ये है कन्या का दान। जब विवाह होता है लड़की का तो उसमें जान पहचान के लोग रिश्तेदार आते हैं, कुछ पैसे, कुछ गहने, कुछ कपड़े कन्या के लिए देते हैं। वह जो कन्यादान है वो कन्या के लिए दान है। जब फेरे होते रहते हैं तब
लड़की का हाथ पकड़कर लड़के के हाथ में दिया जाता है और हल्दी से उसका हाथ पीला किया जाता है, उस स्थिति को कन्या का दान कहते हैं। तो वह जो कन्यादान है, उस कन्यादान के ऊपर ये कविता जो है वो लिखी गई है। इसमें ये सारांश दिया हुआ है कि कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इस कविता में माँ जो है वो अपनी बेटी को जो परंपरा होती है उससे अलग हट करके बेटी को सीख देती है। परंपरा क्या है? परंपरा तो यह है कि बेटी जब विदा होती है तो माँ उसको सीख देती है कि बेटी ससुराल में सबका कहना मानना, शर्म रखना, सबकी सास ससुर की सेवा करना, इज्जत से रहना, सलीके के कपड़े पहनना, ये परंपरा है। लेकिन इस कविता के अंदर माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलमे में बंधन होते हैं। कहता है कि वे आदर्श के मुलमे में बंधन होते हैं। मुलमा क्या होता है? मुलमा होता है जैसे मटके का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिससे मटका पूरा बंधा हुआ होता है, ढक्कन नहीं, ऊपर का हिस्सा। तो इसी तरह से आदर्श के मुलमे में वो चीज़ें बंधी हुई हैं, स्त्री के आचरण से संबंधित बातें। अब क्या बातें बंधी हुई हैं? इसमें लिखा हुआ है कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है, लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। ये लाइन है कविता के अंत में कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये इसमें आदर्शीकरण है कि जो कोमलता और कमजोरी, कोमलता का जो गौरव है उसमें कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की को हम सुंदर कहकर उसको शक्तिशाली नहीं बल्कि उसको कमजोर बनाते हैं। कहता है कि उसको कोमल बताकर, यदि हम उसको कोमल बताते हैं तो इसका मतलब हम उसको कमजोर कर रहे हैं। तो कहता है कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है, लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है, विरोध है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उससे अंतिम पूंजी कहा गया है। ये प्रश्न भी है आगे कि बेटी को माँ की अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ जो होती है वो बेटी के सबसे निकट होती है, बेटी जो है वो माँ के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसलिए उसे माँ की अंतिम पूंजी जो है वो कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। बहुत ही अच्छी कविता है ये। इसमें माँ जो है वो अपनी बेटी को सीख देती है। पहले कविता की शुरुआत में जो है जो बताया गया है, ये बेटी है, ये माँ है, ये अपनी बेटी के बारे में पहले जो है ये कुछ पंक्तियाँ बोलती है और कहती है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका एक सर्वनाम होता है और यह शब्द जो है वो माँ के लिए आया है। ये शब्द जो है वो माँ के लिए प्रयोग में हुआ है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसका यानी माँ का, कितना प्रामाणिक था, प्रामाणिक यानी वास्तविक, सत्य पर आधारित। कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, माँ का दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की को माँ की अंतिम पूंजी बताया गया है। कहता है कि जब उसको वो दान में दे रही थी, कन्यादान कर रही थी फेरों के वक्त, तब उसका दुख जो है वो इतना प्रामाणिक था, इतना वास्तविक था, इतना सत्य से परिपूर्ण था कि वो कहती है उस दुख को लेकर कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ कहती है कि लड़की लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो ये इसमें ये बताया गया है कि लड़की जो है अभी सयानी नहीं हुई थी, विवाह के लायक तो हो गई थी लेकिन समझ नहीं आई थी उसके अंदर। तो कहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था।
कहता है कि वो इस शादी में जो रंगीन माहौल था, वातावरण था, वो उससे खुश तो थी, लेकिन उस शादी के बाद में जो इस उज्जवल रात के बाद में काली रात आएगी, जो अंधेरापन आएगा जीवन के अंदर, कहता है कि जो संघर्ष उसको करना पड़ेगा, कहता है उनसे वो वाकिफ नहीं थी, उनकी जानकार वह नहीं थी। यानी लड़की सयानी नहीं थी, समझदार नहीं थी, भोली थी। हाँ, यौवन को जरूर धारण कर लिया था, शादी के लायक जरूर हो गई थी, लेकिन उसको सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कहता है कि वह तुक और लयबद्ध पंक्तियों की ही पाठिका थी। वह संगीत समझ सकती थी, फिल्मी गीत समझ सकती थी, लेकिन तुकांत कविता को नहीं समझ सकती थी। वो छंद सुन सकती थी, उसका आनंद ले सकती थी, लेकिन छंद के भावार्थ को नहीं समझती थी। यानी वह पाठिका तो थी, लेकिन सरल कविताओं की थी, गंभीर कविताओं की पाठिका जो है वो नहीं थी। अब माँ जो है वो अपनी बेटी को 4 सीख देती है। ये आगे प्रश्न भी है, कौन कौन सी 4 सीख जो है वो देती है। पहली सीख ये है, दूसरी सीख ये है, तीसरी सीख ये है, और चौथी सीख अंतिम 2 पंक्तियों में है। यानी ये 8 पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न भी इन्हीं से आते हैं और व्याख्या भी यदि आती है तो इसी से आएगी। और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, कि वो 4 सीख देती है, वो 4 इन 2-2 पंक्तियों में लिखी हुई हैं, और हर पंक्ति का अपना भी एक प्रश्न जो है वो बनता है इसमें। तो माँ कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दूसरी सीख। पहली सीख है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी का तात्पर्य यहाँ पर आईने से है, दर्पण से है। कहता है कि कहीं तू ऐसा न हो शादी के बाद जाए और अपने मेकअप के चेहरे को दर्पण में देखे, आईने में देखे, और अपने ही सौंदर्य के ऊपर अभिभूत हो जाए। कहता है कि ऐसा मत कर देना। कहता है ये 2 दिन का सौंदर्य है, उसके बाद में ये धुल जाएगा और चेहरा साफ हो जाएगा, जैसा है वैसा दिखने लगेगा। अपने सौंदर्य के ऊपर अपने आप मत रीझ जाना। कहता है ये सौंदर्य जो है ये स्त्री जाति के लिए खतरनाक खेल होता है, अर्थात इससे बचकर रहना। माँ ने कहा कि पानी में झांक कर, यानी आईने में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये परंपरागत तरीके से हट करके सीख दे रही है माँ अपनी बेटी को। ऐसी सीख पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन आधुनिक समय में ये सीख देने की ज़रूरत पड़ गई। कहता है कि हर महिला आएगी, तेरे घूंघट उठाकर तेरे चेहरे को देखेगी और प्रशंसा करेगी। कहता है उस प्रशंसा से रीझना मत, खुश मत होना उससे, क्योंकि वो आपके लिए एक सुनहरा धोखा हो सकता है। इसलिए माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। दूसरी सीख देती है कि आग जो होती है वो अपने परिवार को रोटियां सेक कर खिलाने के लिए होती है। कभी दुखी होकर, परेशान होकर, हताश निराश होकर जीवन से उस आग से जल मत मरना। कहता है अधिकतर ये अखबारों में सुर्खियां आती रहती हैं कि बेटी जो है, दुल्हन जो है, वो आग में जलकर मर गई। इसलिए वो अपनी बेटी को सीख देती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। दूसरी सीख ये देती है। तीसरी सीख देती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहता है जिस तरह से शाब्दिक भ्रम होता है, जैसे हमने बोल दिया शब्द, वो एक भ्रम है। कहता है वस्त्र और आभूषण दोनों ही शाब्दिक भ्रम हैं, और महिला जो होती है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के प्रति जो है वो आकर्षित होती है। वस्त्र के ऊपर नया वस्त्र और नया आभूषण मिलते ही महिला जो है वो सब कुछ भूल जाती है। इसलिए वो कहती है कि ये दोनों ही चीज़ें स्त्री के जीवन के सबसे बड़े बंधन हैं, जो स्त्री को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए कहता है कि इन दोनों ही शाब्दिक भ्रमों से दूर रहना, जितना हो सके आभूषणों से और वस्त्रों से प्रेम मत करना, क्योंकि ये स्त्री जीवन को आगे बढ़ने से रोकने वाले सबसे बड़े तत्व हैं। अर्थात इनसे कभी भी अपने जीवन को बांधना मत। अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कि अंतिम शिक्षा ये देती है, जो बहुत ही अच्छी है, कि लड़की तो होना, ये नहीं है कि भाई कि अपने आप को लड़का साबित कर दे, कि लड़की तो होना है तेरे को, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसा दिखाई न देना कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह लड़की भोली होती है, सादगी में होती है, सच्चाई में होती है, कहता है कि
ऐसा मत रहना। ऐसा दिखना कि तू न तो सीधी दिखे और न ही सादगी में दिखाई दे, कहीं तेरे सीधेपन का लोग फ़ायदा न उठा लें। इसलिए लड़की होना ज़रूर, लेकिन वैसी लड़की में जो गुण होते हैं वो प्रकट मत करना, उनको दिखाई मत देने देना। इसलिए माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये 4 सीख जो है वो इस कविता के अंदर जो है माँ अपनी बेटी को देती है। फिर मिलेंगे अच्छी कविता के साथ, तब तक बाय।